नमस्कार, मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये आज के युग का बहुत ही ज्वलंत पॉइंट है, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। आज जहाँ पे हम अपनी नज़र उठा के देखते हैं वहाँ मिलावट ही मिलावट नज़र आती है, जिसके अंतर्गत हमें ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सी मिलावट की जा सकती है और उसका किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो आइए देखें खाद्य पदार्थों के मिलावट के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। खाद्य पदार्थ संपूर्ण विश्व और संपूर्ण जगत में व्यापारिक क्षेत्र में सब व्यापार क्यों करते हैं? अपनी कमाई के लिए। और हर एक कस्टमर या उपभोक्ता चाहता है कि हम कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा माल खरीदें और उसका उपभोग करें, और व्यापारी चाहता है कि मैं महंगे से महंगे दाम में बेचूं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। तो व्यापारी तो चाहता है यहाँ बेचना और उपभोग चाहता है यहाँ खरीदना। तो ये जो गैप है वो कैसे भरेगा, किस प्रकार भरेगा? तो अगर ये गैप भरना है तो व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारी उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। किस प्रकार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? उसमें या तो निम्न स्तर का माल मिला के या उसमें से कुछ ना कुछ अतिरिक्त आवश्यक चीज़ निकाल के। तो उसको क्या कहते हैं? मिलावट। क्यों? क्योंकि उसको अपने समाज में या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कमाई करने की आवश्यकता है और उपभोक्ता को उपभोग करने की आवश्यकता है। तो ये जो आर्थिक स्थिति है, इसके अंतर्गत व्यापारी मिलावट करता जाता है और उपभोक्ता चाहता है कि हम सस्ते दामों में बहुत अच्छा सामान खरीदें। तो ये इकोनॉमिक साइकिल है जो चलती जा रही है, जिसके अंतर्गत निरंतर कार्यरत होता जा रहा है। आइए, राष्ट्रीय अथवा व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक मंदी के कारण उपभोक्ता सस्ती वस्तुएं खरीदने पर मजबूर है, और ऐसी परिस्थिति में यदि बाजार में किसी आपदा में के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों का मूल्य अधिक हो जाता है और उपभोक्ता वही वस्तु निम्न दर पर खरीदना चाहता है, तो विक्रेता अपने लाभ के अंतर्गत उसमें मिलावट, निम्न स्तर की चीज़ें मिला देता है, जिसको कहते हैं मिलावट, और अपने मुनाफे की क्वांटिटी को बढ़ा लेता है। आइए, इस समस्या के निवारण हेतु केंद्रीय खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम सन 1954 के नाम से ये पारित किया गया था, जिसको पारित किया गया है 1 जून 1955। दोस्तों, ये आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये 1 मार्क का कई बार सवाल आ जाता है कि मिलावट अधिनियम कब बना और कब पारित हुआ। तो बना तो कब? 1954 में। पारित कब हुआ? 1 जून 1955। उस अधिनियम का नाम क्या है? केंद्रीय खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954। 1954 अपने आप ही बताता है कि 54 में बना और पारित 1 जून 1955 में हुआ है। तो आशा करती हूँ इसको नोटबुक में लिख लिया होगा, जैसे आगे की पॉइंट्स में हम याद कर सकें। इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट ना की जाए, और जो मिलावट कर रहा है वो एक दंडनीय अपराध माना जाए। आइए अब इसके अंतर्गत देखें कि आखिर मिलावट की परिभाषा होती क्या है, मिलावट होता क्या है। मिलावट उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के स्तर से छेड़छाड़ की जाती है जो उसकी गुणवत्ता के स्तर को निम्न स्तर पर ले आती है, चाहे वो उसमें निम्न स्तर के किसी खाद्य पदार्थ को मिलाने से हो, जैसे दूध में पानी, चाय पत्ती में उपयोग में ली हुई सूखी चाय पत्ती। तो ये तो निम्न स्तर की चीज़ को मिला दिया गया। जैसे काली मिर्च में पपीते के सूखे हुए बीज, जो काली मिर्च नुमा ही दिखते हैं लेकिन काली मिर्च नहीं होते। दूसरी तरह कि उसमें से किसी प्रकार के पौष्टिक तत्व का निष्कासन कर लिया गया हो, जैसे उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं या पौष्टिक स्तर में भी निम्नता आ गई हो। इसका मतलब पौष्टिक स्तर पे निम्नता लाने को मिलावट कहा जाता है। जैसे एक व्यापारी का मुनाफा बढ़ जाए
और उपभोग को पता ना चले। तो उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा? पहले हम इस दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल देख लें कि बादाम में से बादाम का तेल निकाल लिया जाता है। मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था कि दूध में पानी मिला लिया जाता है, जैसे उसकी स्तर निम्नता आ जाती है। और दूध को ही अगर हम दूसरी कैटेगरी में देखें तो दूध में से उसकी क्रीम निकाल ली जाती है, जैसे उसकी पौष्टिक स्तर में निम्नता आ जाती है। एक दूध से ही हमने दोनों एग्जाम्पल्स को देख लिया है कि कैसे उसकी पौष्टिक स्तर को निम्न स्तर पर लाया जाता है, उसको मिलावट कहा जाता है। अब आइए इसके अंतर्गत देखते हैं कि मिलावट उपभोक्ता को स्वास्थ्य को खतरे में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्तर को पौष्टिक स्तर को निम्न करती है। दोस्तों, इस जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, अगर हमने दूध में पानी डाला या दूध से क्रीम निकाली, उसकी पौष्टिक स्तर में निम्नता तो आई, किंतु आपके स्वास्थ्य पे इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा जिससे आपको किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा। किंतु आप दूसरी तरफ जाएंगे कि लाल मिर्च में मेटालिन रेड कलर मिला दिया जाता है या हल्दी में मेटालिन येलो मिला दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाती है, तो उसके अंतर्गत वो बहुत ही हानिकारक मिलावट हो जाती है। चाय पत्ती के अंदर सूखी चाय पत्ती मिलाई जाएगी उपयोग हुई भी, तो भी आपको स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, किंतु अरहर दाल में केसरी दाल मिलाई जाएगी तो वो आपको लकवा का कारण बन जाएगी। तो इस तरह से जो भी मिलावट आपके पौष्टिक स्तर पर घात करती है और आपको परेशान करती है, बीमार करती है, उसे मिलावट कहते हैं। और हानिकारक तत्व मिलना अथवा महत्वपूर्ण तत्व निकालने के कारण करी जाती है। अब मिलावट के बारे में आगे पढ़ते हैं कि आखिर मिलावट क्या है, ये हमने जान लिया। अब मिलावट होती कितने प्रकार की, इसके बारे में जाने। मिलावट सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है उद्देश्यपूर्ण मिलावट और दूसरी होती है आपातकालीन मिलावट। उद्देश्यपूर्ण मिलावट जो होती है वो व्यापारी अपने लाभ को बढ़ावा देने के लिए या मुनाफा बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसके अंतर्गत वो निम्न स्तर की चीज़ें उसमें मिलाकर अपना भाव तो कम करते हैं, कॉस्टिंग कम करते हैं और सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। इसके अंतर्गत वो जैसे चावल में मार्बल के चिप्स हुए, चाय पत्ती में उपयोग ली हुई सूखी चाय पत्ती हुई, काली मिर्च में पपीते के बीज हुए, इन सब का मिलावट करके अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। तत्वों का घटिया पदार्थों से विस्थापन कर दिया जाता है या फिर भोज्य पदार्थों में से कुछ अमूल्य पोषक तत्वों का निष्कासन कर दिया जाता है, जैसे बादाम में से बादाम का तेल निकालना, लौंग इलायची में से लौंग इलायची का तेल निकालना, उसके बाद वो गूदा बच जाते हैं जिसका इतना स्वाद और सुगंध नहीं आती है, तो जो हम भाव दे रहे हैं उसका पूर्ण रूप से मज़ा नहीं ले पाते। ठीक है। अब आपत्तिक मिलावट जो होती है वो मिलावट हम जानबूझ के नहीं कर रहे, अज्ञानतावश होती है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती है। उद्देश्यपूर्ण मिलावट हमेशा मुनाफा बढ़ाने के लिए की जाती है, लेकिन वो इतनी घातक नहीं होती। लेकिन आपत्तिक मिलावट अज्ञानतावश होते हुए भी बहुत घातक होती है। इसमें ना तो व्यापारी ना उपभोक्ता दोनों को ही फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता, किंतु इसमें कीटनाशक, फफूंदी या आसपास कुछ जहरीली घासें जो उग रही होती है उनकी मिलावट हो जाती है, जो प्रोसेस के दौरान उसमें मिल जाती है। जब हम उसको उगा रहे हैं, काट रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, उस दौरान केयरलेसनेस या अज्ञानतावश कुछ चीज़ें उसमें जो मिल जाती है उसको आपत्तिक मिलावट कहा जाता है, जैसे जीवेश के बचे हुए या फफूंदी मिलना या सरसों की खेती के संग संग आर्जिमोन की खेती हो जाना और अजाने अनजाने में आर्जिमोन के बीज सरसों के बीजों के संग
मिल जाना, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आपत्तिक मिलावट बहुत ही घातक होती है। अब आपत्तिक मिलावट अवयव करते हैं। कौन कौन से चीज़ों में, खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ों की मिलावट हो सकती है जो हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आर्जिमोन की घास सरसों की खेती के साथ अपने आप उग जाती है और उसकी कटाई के समय ध्यान ना देने के कारण आर्जिमोन के बीज भी सरसों के बीज के संग चले जाते हैं और पिस जाते हैं, तेल के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो तेल होता है वो आर्जिमोन की मिलावट के अंतर्गत होता है, जिसके कारण हमको एपिडेमिक ड्रॉपसी से ग्रसित होना पड़ता है और हम अत्यधिक बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो हमें ध्यान दें कि अगर आसपास आर्जिमोन घास उग गई है तो पहले ही उसको निकाल के फेंक दें। फिर आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। लकड़ी के धुएं में विषाक्त गैस क्लोरो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जहाँ पे हमारे खाद्य पदार्थों का भंडार होता है, वहाँ लकड़ी की वो बार बार जला के गैस निकालते हैं और वो गैस उस खाद्य पदार्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दूषित और मिलावट ग्रसित साबित होती है। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण एवं प्रसंस्करण के दौरान स्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए हितकार वातावरण एवं भंडार की सुविधाओं का ना होने के कारण उसमें सूक्ष्म जीव तथा फफूंदी, विनाशकारी कीट, कृंतक प्राणी खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ एवं जीवाश्म शारीरिक अवशेष छोड़कर दूषित हो जाते हैं। फफूंदी लगना, वहाँ पे चूहों का पनपना, चूहों का निष्कासन उसमें मिल जाना, ये सब एक मिलावट होती है और बाद में पिस जाना। तो हमारे लिए आपत्तिक मिलावट बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। आइए इसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले आपत्तिक मिलावट पदार्थ कीटनाशक जैसे डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर हम इस पे ध्यान दें तो सरकार ने इस कीटनाशक पे प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु कुछ किसान अपने फायदे के लिए इसका उपयोग अभी भी निरंतर करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये अगर आपने पेड़ में डाला, पेड़ में उसकी फल सब्जी में आ जाता है, हमारे पेट में जाता है, हमारे को नुकसान करता है, हमारे निष्कासन में निकलता है और वो निष्कासन जहाँ पे भी जाता है उसको भी नुकसान करता है। तो ये इतना घातक है कि जहाँ जहाँ इसके पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ ये घातक करता चला जाता है। तो कोशिश करके हम इसका उपयोग ना लें, ठीक है। या मैलिथियन के अंश जो कि वनस्पति भोज्य पदार्थों में मानक मात्रा से अधिक पाए जाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं कि भोज्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावटी अवयव और एवं उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः यहाँ पे वही चीज़ें ली गई है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनमें ये मिलावटें हो सकती है। आइए देखें, गेहूँ, मक्का, चावल व अन्य अनाज में कंकड़, पत्थर, तिनके, खराब व घटिया किस्म का अनाज, जैसे अगर आप डबल ए कैटेगरी का एमपी का चावल वो गेहूँ खरीद रहे हो, उसके अंदर लाल गेहूँ या पिचकावा गेहूँ मिला देना, निम्न स्तर का गेहूँ मिला देना, धन का उचित मूल्य ना मिलना। फिर है बाजरा में एरोगोट, ये एक प्रकार की फफूंदी होती है जो बाजरे की इस तरह से आपकी वो होती है फसल या सिट्टा, उसके अंदर ऐसे काले काले रंग के भी साथ में बाजरे के उग जाते हैं, जो कि एक फफूंदी होती है और साथ में पिस जाती है। ये बहुत ही घातक होती है, विषाक्त होती है। तीसरा आता है अरहर दाल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अरहर दाल के संग मिलती जुलती केसरी दाल को मिला दिया जाता है, जो कम पैसे में उपलब्ध होती है तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन
केसरी दाल के उपभोग से आपके टांगों में लकवा एवं कैंसर न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है। या मेटालिन पीला रंग मिला दिया जाता है, जैसे दाल बिल्कुल चमकदार दिखे। पाचन संबंधी विकार, पेट में दर्द एवं घाव, कैंसर की संभावना है। मूंग दाल में मेलाचाइट हरा रंग मिला दिया जाता है। कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, आज वहाँ पे नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई, आज वहाँ पे सस्ती दालों को रंग करते हुए पकड़ा गया। कई बार आप बाज़ार में फल खरीदने जाएंगे, आप हाथ में लेके इसको यूँ हिलाएंगे तो आपका हाथ पूरा उस रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस रंग से रंगी जाती है, जो कैंसर की संभावना हो जाती है। आज जितना ज़्यादा हम चमक धमक वाली चीज़ों को खाने के लिए आकर्षित होते हैं, तो उसके पीछे चमक का कारण नहीं देखते और हम बीमारियों की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, चमक के पीछे ना जाएं, उसके मूल रूप के पीछे और स्वाद के पीछे जाएं। दूध और दुग्ध से बने पदार्थ, इसमें अशुद्ध जल मिला दिया जाता है या वसा या क्रीम निकाली जाती है। पाचन संबंधी विकार, धन का उचित मूल्य ना मिलना, दूध की पौष्टिकता कम होना, दूध की पौष्टिकता व गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आ जाना। फिर आता है दूध, मावा, पनीर व कंडेंस मिल्क में स्टार्च मिला देना। तो पाचन संबंधी समस्याएं, क्योंकि स्टार्च इतना ज़्यादा पचेगा नहीं और हमें अपना मूल्य दर नहीं मिलेगा। आइसक्रीम में विषाक्त रंग एवं कपड़े धोने का सोडा, और कपड़े धोने के सोडे से जो हमारी आते हैं वो कटने लग जाती है, घाव होने लग जाते हैं और जितने भी ये विषाक्त रंग होते हैं वो कैंसर का कारण बन जाते हैं, हमारे यकृत संबंधी रोग को अग्रसर करते हैं। खाद्य तेल, आर्जिमोन, इसका हम कर चुके हैं कि एपिडेमिक ड्रॉप्सी होती है, ग्लूकोमा, अंधापन, न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो जाती है। शुद्ध देसी घी में वनस्पतिक घी, नारियल का तेल या जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है, इससे धन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। मसाले में काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। हमने आमाशय में प्रॉब्लम होती है, यकृत विकास में परेशानी होती है। हींग में रेजिन, ग्लेवेमिन एवं क्लोनोफिल रेजिन मिला जाता है, पेचिश हो जाता है इससे। पिसी हल्दी में पीली एनिल डाई, फिर एक विषाक्त रंग मिला दिया जाता है। मेटिलिन पीला रंग, फिर एक विषाक्त है। टोपियो स्टार्च, टोपियो एक सब्जी होती है जिसका स्टार्च निकलता है। आमाशय विकार, फिर आता है पिसी लाल मिर्च, ईंट का बुरादा। आप इसको अगर ग्लास में घोलेंगे तो ईंट का जो बुरादा है वो नीचे जम जाएगा और जो मिर्ची है वो मिल जाएगी, जो नीचे जमा हुआ है वो ईंट का बुरादा होता है। लकड़ी का बुरादा, लाल रंग, आमाशय विकार या कैंसर। लौंग का तेल निकाल लिया जाता है। सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीज मिला दिए जाते हैं। फिर आता है गुड़, कपड़े धोने का सोडा, आपके आमाशय में काट करता है। शक्कर में चॉक पाउडर, क्योंकि वो सफ़ेद रंग का होता है, आमाशय विकार। शहद में चीनी की चाशनी जम जाती है, आमाशय विकार व धन का उचित मूल्य ना मिलना। कॉफ़ी पाउडर में इमली, खजूर के बीज का पाउडर है, चिकोर का पाउडर, तो ये दस्त कर देता है, आमाशय विकार। दस्त, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द आना। चाय पत्ती में प्रयोग में ली हुई चाय पत्ती सुखाकर वापस मिला देना। आहार नाल एवं यकृत विकार और अपने धन का उचित मूल्य ना प्राप्त होना। तो ये जो टेबल है ये हमें याद करनी है। इसी टेबल में से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका आ गया लाल मिर्च, फिर आपका आ गया काली मिर्च, फिर आपका आ गया लौंग। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपके प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें दूध, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, ये धनिये में आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी लेकिन ये सत्य है कि हाथी का लीद सुखाकर मिला दिया जाता है, जो धनिया आपका सूखा पाउडर बाज़ार से रेडीमेड खरीदते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रैक्टिकल में भी काम में आएगी और प्रैक्टिकल में सवाल पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है और उसको कैसे जांचा जा सकता है। आइए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके, प्रमाणन पद्धति जैसी प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। आपत्तिक विषाक्त निम्नानुसार
रोकी जा सकती है। अब इसको रोकें कैसे? हम इसको देखें कि आपत्तिक मिलावट जो होती है वो बहुत ही घातक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर सीधा अटैक कर रही है। तो इसके अंतर्गत हम क्या अपने मेजर्स या क्या सावधानी बरतें कि हम इसको रोका जा सके? पहला है बाजार का नियमित सर्वेक्षण कर खाद्य पदार्थों को हानिकारक विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति के प्रति जन समुदाय को जागरूक करें कि ऐसा भी हो सकता है, सरसों के संग आर्जिमोन उग सकती है। अगर हम ढंग से स्टोर नहीं करेंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर डेवलप हो सकते हैं, फफूंदी आ सकती है, नमी को दूर रखें। इन सब चीज़ों के लिए हमें जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किसानों को कीटनाशक का प्रयोग का सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं और ये बताएं कि जब आपको फसल काटनी है या बाज़ार में लाने के लिए उस चीज़ को काटना है तो उसके 1 हफ्ते पहले तक कीटनाशक का उपयोग ना करें। जितना उपयोग करना 1 हफ्ते के पहले कर ले, 1 हफ्ते तक उस पेड़ को बिना कीटनाशक के छोड़ दें, जैसे उसका अर्क उन पेड़ों में ख़त्म हो जाए। जैवीय दरिंदों द्वारा कीटों को नियंत्रित करें। सुरक्षित कीटनाशक जैसे पायरोथायराइड या मिथैलिन का प्रयोग करें। फल सब्जियों को पकाने एवं खाने से पूर्व अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में ले। जैसे आपने कई बार मार्केट में देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, एप्पल को चमकते हुए दिखाने के लिए उस पर पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम उसको घर लाके गुनगुने पानी से धोएंगे तो वो वैक्स निकल जाएगी। तो इसका अत्यधिक ध्यान दें कि हम किसी भी भोज्य पदार्थ को सेवन करने के पहले उसको परिपूर्ण तरीके से धोएं और साफ करें। फिर आपका आता है टांगों का लकवा। ये किस कारण होता है? अरहर दाल में केसरी दाल की मिलावट के कारण के एक विषैले अमीनो अम्ल पाया जाता है, जिसके उपयोग से पूर्व निष्कासित करना आवश्यक है। अगर वो केसरी दाल से जो विषैला अमीनो अम्ल है उसका निष्कासन नहीं किया जाता तो वो हमें टांगों के लकवे का कारण बन जाती है और हमको चलने फिरने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण हम जवानी में ही लकड़ी का सहारा या बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा है एपिडेमिक ड्रॉपसी। ये किस कारण से होती है? आर्जिमोन एक जंगली घास है जो सरसों की खेती के संग अनायास ही उग जाती है, जो ना ध्यान देते हुए उसी के संग कटाई बुआई के संग चलती जाती है, बीजों के संग पिस जाती है और वो तेल विषाक्त हो जाता है, जिसका निरंतर उपभोग करने से हमको एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में देह गुहाओं में पानी एकत्रित हो जाता है। जैसे अगर हम दबाएं तो इस प्रकार के गड्ढे बन जाएंगे, पूरे शरीर में चकत्ते बन जाते हैं, पाचन तंत्र की गड़बड़ियां प्रारंभ हो जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो जहरीली घास है आर्जिमोन, इसको समय पर्यंत हम अपने सरसों की खेती के निकालते रहें। फिर आपका आता है त्वचा में चकत्ते बन जाते हैं, धीमी नाड़ी गति के साथ बुखार आने लगता है, सूजन पैरों में बढ़कर जांघों तक आने लग जाती है। बीमारी के बढ़ने के साथ साथ आँखों के रोग में ग्लूकोमा, यकृत में आकार में वृद्धि, कैंसर एवं अल्प श्वास की स्थिति पैदा हो जाती तथा आंत में हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इसके अंतर्गत आइए आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों के मिलावट के लिए रोकथाम। हम इसके अंतर्गत कौन कौन सी रोकथाम कर सकते हैं? आपने पढ़ा कि भोज्य पदार्थों में विविध प्रकार की मिलावट जानबूझकर या स्वतः या लापरवाही के कारण हो जाती है, लेकिन इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम जागरूक उपभोक्ता बने और इसके बारे में जानें और ये मिलावट को रोक सकें। तो आइए इसके अंतर्गत बिंदु देखते हैं। ताजे भोज्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। आज के युग में मिलावट एक ज्वलन समस्या है। इस समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता का शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। कम से कम परिष्कृत और परिसंस्कृत भोज्य पदार्थों का सेवन करें या उपभोग करें। क्यों? क्योंकि इनमें मिलावट होने की अत्यधिक संभावनाएं
हो जाती है। निर्धारित मानक चिन्ह देखकर ही खाद्य पदार्थ खरीदें। जैसे अगर हम किसान के द्वारा बनाए हुआ कुछ भी पदार्थ खरीद रहे हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे वो हल्दी हो, मिर्च हो, तो उस पे एग मार्क लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा दोस्तों? एग मार्क। ये भी आपका एक सवाल आता है एग मार्क का, कि एग मार्क किन पदार्थों पर चिन्हित होता है। तो एग मार्क आपको याद करने के लिए आसान बताऊं, एग मतलब एग्रीकल्चर से उठा है। एग मार्क हम जो भी खेती से उत्पादक प्राप्त करते हैं, उपभोग करते हैं, उनके ऊपर चिन्हित होता है। कई जगह घी पर भी चिन्हित होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। घी हमको खेती से प्राप्त नहीं होता, किंतु तेल पर एक मार्क हो सकता है, क्योंकि तिलहन खेती से मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, जैसे हमने कहा था कि खाद्य अधिनियम 1954 में हुआ था, 1 जून 1955 में पारित हुआ था। इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व से प्रचलित सभी खाद्य सुरक्षा नियम, कानून एवं संबंधी आदेशों को एक स्थान पर एकत्रित कर तथा समेकित कर वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में बनाए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा अब भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु मानक तैयार करने एवं उन्हें लागू करने की तैयारी करी गई है। इस अधिनियम के पूर्व विभिन्न उत्पादों हेतु विभिन्न अधिनियम व आदेश खाद्य सुरक्षा हेतु पूर्व से प्रचलित थे। खाद्य मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954 जो हमने पढ़ा था, और ये पारित हुआ था 1 जून 1955 में। फल उत्पादक आदेश, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये अभी भी चलता है। जो भी खाना प्रोसेस्ड होके हम यूज़ करते हैं, चाहे वो स्क्वैश हो, सॉस हो, जैम हो, उन पे हम FPO ही देखेंगे, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1988, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादक आदेश 1992। पूर्व में प्रचलित उपरोक्त सभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं आदेशों को वर्तमान में नवीन अधिनियम FSSA 2006 में समाविष्ट किया जा चुका है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये भी एक सवाल पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया FSSAI, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के पूर्व के सभी कानूनों को एकीकृत किया गया तथा इस अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के उत्पादन, वितरण एवं भंडार एवं विक्रय, आयात एवं मानव उपयोग हेतु वैज्ञानिकों तथ्य अनुसार नियंत्रण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्थापित किया गया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। अब FSSAI का गठन, स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है। FSSAI भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासित संस्थान है, जिसमें भारत में जन स्वास्थ्य के संरक्षण एवं उन्नयन हेतु उत्तरदायी है। FSSAI का गठन 5 सितंबर 2008 को भारतीय खाद्य एवं मानक अधिनियम FSSAI 2006 के अंतर्गत किया गया था। FSSAI का प्रमुख अध्यक्ष होता है, जो कि एक सरकारी व्यक्ति होता है और इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद से कम नहीं होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 सदस्य और होते हैं, जो इसके अंतर्गत ये तय करते हैं कि कौन सी खाद्य सामग्री मिलावटी है और कौन सी सुरक्षित है उपभोग करने के लिए।
इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। इसके अलावा पूरे अपने देश में 6 जगह और इसके ऑफिसेज हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन एवं चेन्नई, जहाँ पे इनकी प्रयोगशाला स्थापित है और जहाँ पे किसी भी सैंपल की टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा 14 रेफरल प्रयोगशाला, 72 राज्य एवं यूनियन टेरिटरी प्रयोगशाला, पूरे देश में करीबन 112 प्रयोगशालाओं को नोटिफाइड और सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी खाद्य पदार्थ की टेस्टिंग करवा सकते हैं और एक समय में एक खाद्य सामग्री का सैंपल 2 या 3 लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है और तीनों के एक जैसे रिजल्ट आने पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी भी एक लेबोरेटरी पर विश्वास एकत्रित नहीं किया जाता है, जैसे किसी भी मिलावट या उसके ऊपर किसी और का प्रभाव ना पड़े। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI एक स्थायी संस्थान है एवं इस अधिनियम द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियां नियमानुसार है। खाद्य सुरक्षा मानकों हेतु कानून बनाना, विभिन्न प्रकार के कानून बना सकती है, जैसे हम सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उपभोग कर सकें। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रयोगशालाओं में खाद्यान्नों की जांच हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, केंद्र सरकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करना, खाद्यान्नों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहयोग प्रदान करना, खाद्य पदार्थों के उपयोग एवं संदूषण तथा उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों का आंकड़े एकत्रित करके उनको प्रस्तुत करना, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, FSSAI द्वारा ही राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब FSSAI के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया के मेन उद्देश्य क्या हैं? खाद्य पदार्थों हेतु वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानकों का निर्धारण करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, विक्रय एवं आयातों का नियमन करना, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, आयात एवं विक्रय की समस्त क्रियाओं पर वैज्ञानिक तथा आधारित अनुशासन ही खाद्य सुरक्षा है, जिससे इन्हें संदूषित होने से बचाया जा सके। FSSAI का मानक चिन्ह जो खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर अंकित किया जाता है, ये इस तरह से हर खाद्य पदार्थ के पीछे अंकित होता है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब इस खाद्य पदार्थों को जो FSSAI के द्वारा मानक दिए गए हैं उन पर नहीं खरा उतरा है और उनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, एज उपभोक्ता आप शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपको कोई भी मिलावट से नहीं बचा सकता। आइए अब हमने इस अध्याय में क्या क्या अध्ययन किया इसके पुनरावृत्ति कर ले। इस पाठ का नाम था खाद्य भोज्य पदार्थों में मिलावट। इसका मतलब मिलावट क्यों की जाती है, मिलावट की परिभाषा क्या है, मिलावट कितनी प्रकार की होती है, उद्देश्यपूर्ण एवं आपत्तिकालीन, कौन सी ज़्यादा खतरनाक होती है, आपत्तिकालीन, उसके अंतर्गत हम कैसे कैसे उनका बचाव कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको रोक सकते हैं, कैसे कैसे उपभोक्ता को जागरूक बना सकते हैं। उसको बचाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बनाए, उन सब का समावेश करके हमने FSSAI 2006 में संगठित किया, जिसके अंतर्गत हमने प्रयोगशालाएं स्थापित करी, उनको सूचीबद्ध किया और उनके मानक चिन्ह बनाए कि जैसे एक उपभोक्ता को संरक्षित रखा जा सके। आशा करती हूँ इस पाठ का हमने अच्छे से अध्ययन किया होगा और बीच बीच के अंतराल में जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनको अपने नोटबुक में लिख लिया होगा और याद करेंगे। तब तक मैं इसके दूसरे भाग में आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेके हाजिर होती हूँ। नमस्कार।